जिस तरीके से देश में गैस की अव्यवस्था फैली हुई है, कमी फैली हुई है, पेट्रोल के भी दाम बढ़ने की संभावना आ रही है, क्या लग रहा है मोदी की विदेश नीति इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है? सबसे बड़ा कारण मोदी जी खुद हैं। उनकी विदेश नीति की तो बात तब करी जाए जब विदेश नीति कोई हो। आज हमारे देश में विदेश नीति है कहाँ? विदेश नीति आज हमारा ट्रंप चला रहा है। ट्रंप बताता है हमें किससे युद्ध करना है, किससे युद्ध नहीं करना। ट्रंप बताता है हमें किससे तेल खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना। ट्रंप बताता है हमें किसके साथ समझौता करना है, किसके साथ नहीं करना है। ट्रंप बताता है कि हमें टैरिफ कितना लगाना है, हमें व्यापार कैसे करना है, किन देशों के साथ करना है, कितना टैरिफ लगेगा, कितना मैं पलट के टैरिफ लगवाऊंगा। तो कहाँ है आज हमारी विदेश नीति की? तो पूरी तरह दम तोड़ती नजर आती है। जब विदेश मंत्री जो है उनसे एस जयशंकर साहब, उनसे पूछा जाता है पीछे ट्रेड डील के बारे में, आपने देखा होगा उनका बड़ा वीडियो वायरल हुआ था कि बताइए इस ट्रेड डील में क्या क्या है। उन्होंने कहा जी पीयूष गोयल जी से पूछो। पीयूष गोयल जी कहते हैं जी उनसे पूछो। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ते रहे, क्योंकि उन्हें भी कुछ नहीं पता। क्योंकि जब इन्हें पता तब होता जब देश में बैठ के नीतियाँ निर्धारित हो रही होती, नीतियाँ निर्धारित होती हैं व्हाइट हाउस से। तो इनके बारे में क्या ही कहा जाए। जब विदेश नीति लचर होती है तो देश को इतनी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मोदी जी इजराइल जैसे ही घूम कर आते हैं और इजराइल के ये भी कहते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, और वैसे उसके अगले दिन ही इजराइल ईरान पर अटैक कर देता जो भारत का मित्र देश था। बिल्कुल जी, ईरान हमारा 79 के बाद से लगातार मित्र देश की भूमिका निभाई है ईरान ने। और कई मौक़ों पर हमारे कश्मीर के मुद्दे पर या हमारे जो तेल और गैस के मुद्दे पर हर जगह उसने लगभग हमारा साथ दिया। ईरान कभी भी हमारे विपक्ष में नहीं खड़ा हुआ। लेकिन आज मोदी जी को दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं है। वो मोदी जी आज जो मोदी जी अपने आप को कहते थे 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना पूरी तरह सरेंडर हो चुका है। नाम नरेंद्र काम सरेंडर और शॉर्टेज ऑफ सिलेंडर। आज देश में हालत ये हो गई, एक नारा नया चल चुका है, नाम नरेंद्र काम सरेंडर और शॉर्टेज ऑफ सिलेंडर। तो वो चीज़ें सब जगह हर खुल के नज़र आ रही हैं। कोई भी देश आज हमारे साथ किसी भी मुद्दे पे खुल के साथ नहीं देता, खुल के हमारे पक्ष में नहीं बोलता, खुल के हमें रियायतें नहीं दी जाती, खुल के हमारी ट्रेड डील नहीं होती। तो इजराइल से वो मिल के आए। इजराइल इज़ माई फादरलैंड, इजराइल इज़ आवर फादरलैंड। फादरलैंड आपका होगा भाई, आपके लिए फादरलैंड होगा, हमारे लिए कोई फादरलैंड नहीं है। इजराइल क्या है? इजराइल एक देश है, ठीक है, अपनी जगह उसकी अपनी हस्ती है, लेकिन हम भारतवासी, हमारी हस्ती अपनी जगह है। हम उसे अपना फादरलैंड कैसे मान लें? तो मोदी जी का सरेंडर तो उसी दिन नजर आ गया था जिस दिन उन्होंने उसे फादरलैंड की उपमा दे दी गई थी। इंडिया इज़ मदरलैंड एंड इजराइल इज़ फादरलैंड। आपके लिए होगा मोदी जी, हमारे लिए नहीं है। तो इजराइल ने फ़ौरन इस बात को भांप लिया कि जब ये हमें फादरलैंड कह सकता है, तो उसने वहीं अपनी बापगिरी जो है वो दिखानी शुरू कर दी। और जो मोदी जी की पीठ फेरते और उसके पीछे से जो है ईरान के ऊपर आक्रमण कर दिया। और ये बात पहले नहीं हुई है मोदी जी के साथ, ये पहले कई बार इस तरह की घटनाएं आकार ले चुकी हैं। इस 2-3 साल पहले बारे मोदी जी ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने वहाँ से उन्हें कहा बॉस, हा बॉस 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 बॉस, अरे मोदी जी बॉस है बॉस है बॉस है। जैसे ही उनका वहाँ से प्लेन टेक ऑफ हुआ, अगले दिन हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट्स का वीज़ा जो है और ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया। बिल्कुल, ये मुझे कहते हैं पीठ में छुरा भोंकना, क्योंकि इसे साफ पता चलता है कि अगर उनकी हैसियत होती, उनकी इज्जत होती, तो इस तरह की हरकतें आकार नहीं लेती। इजराइल जो है, मोदी जी गए इजराइल गए तो ये भी कहा था कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन भारत ने उन्हें एक देश के रूप में मान्यता दी थी। मतलब वो दिखाना क्या चाहते थे? अगर आपको इजराइल इतना पसंद है तो जाइए इजराइल में बैठ जाइए ना। आप ही के पूर्ववर्ती नेता जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी खुल के जो है अफगानिस्तान इसका इजराइल फिलिस्तीन का समर्थन करते थे। यासर अराफात और अटल जी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो उनकी नीतियों का समर्थन करते थे। फिलिस्तीनियों ने इनको शरण दी थी इजराइल को, और आज इजराइल उनके देश में घुस के घुसपैठिया बन के और उन्हीं के देश पे कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये नीति भारत की तो कभी नहीं रही है, घुसपैठियों का सम्मान करा जाए। एक तरफ वो घुसपैठिया निकालने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो घुसपैठ करके दूसरे देश में बैठा है उनका जो है वो गुणगान कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी अपनी कोई नीति नहीं है। ये वहीं कहीं ना कहीं ये डर सामने आ रहा है, जो एपेस्टीन फाइल्स का डर है। इजराइल से डर का कारण है पेगासस जासूसी कांड। पेगासस सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने लिया, इजराइल से आयात करा और भारत के तमाम नेताओं के और नौकरशाहों के उसमें फ़ोन में इंस्टॉल करा उनकी बातें सुनने के लिए। तो इजराइल कहीं पोल ना खोल दे कि कितने लोगों के लिए इंस्टॉल करवाया गया या कितने लोगों को जासूसी के राडार पर रखा गया, वो डर लगता है। इंटरनेशनल बेइज्जती होगी कि एक सत्ताधारी जो है अपने विपक्ष के लोगों की जासूसी करवाता है। दूसरा डर अमेरिका का है। अमेरिका ने एपेस्टीन फाइल्स हो गए। एपेस्टीन फाइल में जो बार बार आपने ट्रंप की बात भी सुनी होगी, ट्रंप ने बोला मैं चाहूँ तो 1 मिनट के अंदर मोदी का राजनीतिक कैरियर खत्म कर सकता हूँ। यहाँ से एक बार भी आवाज़ नहीं, लेकिन भाई आप कैसे हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म कर दोगे? ऐसा हमने क्या करा है जो हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म करने की आप धमकी दे रहे हो? नहीं ना, आप ही मुझे धमकी दो कि भाई मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तुझे मटिया मेट कर सकता हूँ। तो मैं कुछ तो बोलूँगा भाई, क्यों कर देगा, कैसे कर देगा, ऐसा मैंने क्या कर दिया? या हिम्मत है तो चल करके दिखा। दो बात होती हैं। अगर आदमी दिलेर होता है तो कहता है हिम्मत है तो करके दिखा, लेकिन यहाँ तो एक बार आवाज़ भी नहीं निकली, जिसे कहते हैं चू तक भी नहीं निकली मुंह से, वो हालत है इनकी। तो किस तरह की विदेश नीति, किस तरह की युद्ध नीति, किस तरह की व्यापार नीति? कुछ नहीं है, खत्म है। आज सरेंडर, टोटली सरेंडर है। क्या पैर पे कुल्हाड़ी की तरह होगी ये मोदी जी की विदेश नीति? पैर पे कुल्हाड़ी तो होता तो भी चल जाता है, यहाँ तो कुल्हाड़ी रखी हुई पे जाके पैर मारा है। लोग कहते हैं आप बैल मुझे मारिए, तो बैल को जाके कहते हैं कि बैल मैं आ रहा हूँ तेरे से पिटने।
मैं तो आ गया तेरे सामने, अब तू मुझे जितना चाहे उतना मार ले। पैर पे कुल्हाड़ी की बात भी समझ में आती है, आदमी को समझ में आ जाती है कि मेरी पैर पे कुल्हाड़ी लग गई है तो मैं दोबारा ऐसा काम ना करूँ। ये तो तमाम जगह है, हर मोर्चे पे अब ये पिटते नजर आ रहे हैं, हर मोर्चे पे ये बैकफुट पे आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दादागिरी कहाँ निकलेगी? देश में। दादागिरी कहाँ निकलेगी? एक कम्युनिटी के खिलाफ। दादागिरी कहाँ निकलेगी? विपक्ष के खिलाफ। दादागिरी कहाँ निकलेगी? कांग्रेस के खिलाफ। दादागिरी कहाँ निकलेगी? ममता बनर्जी जी के खिलाफ। दीदी ओ दीदी, बस। और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। एक बार भी कहा इजराइल हो इजराइल, अमेरिका हो अमेरिका, कैसे हमारे ऊपर 18% टैरिफ थोप रहा है? निकला एक बार भी मुंह से? नहीं निकलेगा। इजराइल को एक बार भी निकला कि भाई मैं तेरे से अभी तो बात करके गया था ईरान के बारे में, ईरान हमारा मित्र देश है, तूने कैसे उसके ऊपर हमला कर दिया? एक बार भी पूछा है इजराइल हो इजराइल, तो हमारे पोत को निकलने की यहाँ से परमिशन क्यों नहीं दे रहा? हॉर्मुज उससे हॉर्मुज नहर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की परमिशन क्यों नहीं दे रहा हमें? नहीं निकली ना आवाज़, निकल भी नहीं पाएगी। घर के शेर है, कागजी शेर है। रसिया काफी सस्ता तेल दे रहा था हमें, अब अमेरिका ने काम फिर से परमिशन दे रहे हैं कि आप 30 दिन तक तेल खरीद सकते हो। अब रसिया भी कह रहा है कि हम उस तरीके से नहीं देंगे। बिल्कुल, रशिया क्या किसी से दबा हुआ बैठा है? रशिया ने जब इन्होंने मोदी जी ने अमेरिका के आगे सरेंडर करा था तो उस वक्त भी रशिया ने 20% की छूट दी थी। $60 प्रति बैरल के आसपास तेल का दाम था और 20% की छूट देके उसने $12 और कम कर दिए थे। $47-48 तक वो पर बैरल पे ले आया था कि मैं आपको और 20% की एक्स्ट्रा छूट दे देता हूँ। लेकिन यहाँ इन्होंने नहीं मानी क्योंकि अमेरिका मना कर चुका था। अब उसके बाद जब आप कहते हैं ना, वही मैं शब्द भी अच्छे नहीं लगते, सड़क छाप शब्द है कि डैश के सौदे, तो आज वो उनके पास जा रहे हैं तो आज उसने साफ साफ मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। अब तो मैं पुराने रेट पे भी नहीं दूंगा, मैं तो नया रेट लूंगा। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक दुकानदार के पास जाते हो और जब वो कह रहा होता है मैं सस्ता दे रहा हूँ, आप उसे धता बता के आगे बढ़ जाते हो और आगे वो चीज़ आपको मिलती नहीं, फिर वापस उसके पास आते हो तो वो तो अपनी दादागिरी दिखाएगा ही दिखाएगा। कितना प्यारा मित्र था हमारा रशिया, कितना पुराना दोस्त था हमारा रशिया। इसी अमेरिका के खिलाफ रशिया ने ही इनको धमकी दी थी जब अमेरिका ने अपना निक्सन ने 7वां बेड़ा भेजा था। उधर से रशिया ही हमारी सपोर्ट में खड़ा हुआ था कि आप आने दीजिए, मैं चिंता न करें, मैं आपके साथ हूँ। भूल के सारे एहसान, आज ना अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए, विदेश नीति का, युद्ध नीति का कबाड़ा करे बैठे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से रसिया हो, सारी चीज़ें ट्रम्प कंट्रोल कर रहा है मोदी जी की, तो कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंचने वाली की बात करते थे, अब तो और डाउन होती चली जाएगी। देखिए 5 ट्रिलियन हो जाए या 6 ट्रिलियन हो जाए या 10 हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक हमारे आम जनमानस के जीवन में कोई फर्क नहीं आता। आम जनमानस का जीवन आज क्या है? इस $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का हम करें क्या? आज भी हमें सिलेंडर लेने के लिए 850 रुपये, 870 रुपये, जो 910 का हो गया, 915 का, 950, उसे लेने के लिए 60 रुपये बढ़ा दिए। चलिए बढ़ा दिए, वो बात की बात है, लेकिन उसको लेने के लिए भी हमारे पास आज दुनिया भर भीड़ हुई पड़ी है, लाइनें लगानी पड़ रही हैं। क्या करें उस इतनी बड़ी इकोनॉमी का, इतने बड़ी इकोनॉमी के साइज का, जब हमें एक खाना पकाने के लिए सिलेंडर तक भी मुहैया नहीं हो रहा, लोगों को इलाज मुहैया नहीं हो रहा, लोगों को शिक्षा मुहैया नहीं हो रही, लोगों को नौकरियां मुहैया नहीं हो रही, तो इस $4 की इकोनॉमी का करें क्या हम? $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का हम करें क्या? ये $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो सिर्फ बड़े उनके चंद उन्हें चुनिंदा उद्योगपति जो है सिर्फ उनके लिए। आपके मोहल्ले में एक अमीर आदमी रहता है, वो 100 करोड़ का मालिक है, और बाकी सारा मोहल्ला जो है वो 1-1 लाख का है। टोटल मिला के हुए 10 लोग, 10 लोगों को मिला के आप कहते हो जी हमारा तो मोहल्ला 100 करोड़ का हो गया। अरे भाई आप तो देखो कि आपके पास बाकी 9 लोगों के पास तो मात्र 1-1 लाख रुपए, वो एक अकेला 100 करोड़ लेके बैठा है, तो आप क्या उसकी पूंजी को अपनी पूंजी मान लोगे? क्या अडानी अंबानी आज आपको अपनी कार दे देगा कि नहीं अच्छा कोई बात नहीं, आपके पास कार नहीं तो लाओ मैं अपनी कार दे देता हूँ? $4 ट्रिलियन इकोनॉमी का फायदा तो तब होता है जब प्रत्येक गरीब व्यक्ति को उसका फायदा मिले, गरीब व्यक्ति को रोजगार मिले, गरीब व्यक्ति को उसको खाने पहनने का साधन हो, गरीब व्यक्ति को शिक्षा का फायदा हो, गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य का फायदा हो। स्वास्थ्य के लिए आज भी अस्पतालों में कितनी लंबी लाइनें लगती हैं। तमाम देश से लोग जो है आज वहाँ पे आ रहे हैं, इस एम्स में, दिल्ली के एम्स में आते हैं, सुबह 5-5, 4-4 बजे इलाज के लिए लाइन में लगते हैं। सर्दियों की आपने हालत देखी, कड़ी सर्दी में ना उनके पास कंबल, ना उन लोगों के पास रजाई, बेचारे कैसे सुकड़ के बैठते थे कि ताकि हमारा नंबर आ जाए और हम इलाज करा सकें। पूरे तमाम देश से लोग यहाँ दिल्ली में अभी इलाज कराने क्यों आते हैं? क्योंकि देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं का अकाल है, मिलती नहीं है। मरने के बाद लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती, बच्चा मर जाता है उसे बेचारा कोई थैले में लेके जा रहा है, किसी की माँ मर जाती है वो उसे कफन में लपेट के उसे ठेले पे लेके जा रहा है, कोई अपनी पत्नी को साइकिल पे बांध के लेके जा रहा है। तो क्या करें ऐसी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो हमारे आम आदमी के किसी काम की ना हो? अभी सिलेंडर की समस्या देश में चल रही है, जो कमर्शियल सिलेंडर तो बंद ही कर दिया गया है। जो आसपास जितने भी चाय बेचने वाले थे उन्होंने चाय बनानी बंद कर दिया, बिल्कुल दोगुनी कर दी है, बिल्कुल, तो लोग चाय भी नहीं पी पा रहे हैं। यही होना है, लेकिन इसका कोई फर्क थोड़ी पड़ना है, क्योंकि मोदी जी और उनके समर्थकों के लिए तो फार्मूला मौजूद है ना, कटर की गैस से चाय बनाने का तो वो तो बना लेंगे, वो तो पी लेंगे, लेकिन आम आदमी की हालत क्या है? और इस पर भी लगातार देखिए झूठ फैलाने में लग रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री मोदी का बयान है, ये देखिए, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ अखबार में। कम से कम प्रिंट मीडिया की मैं इस बारे में कम से कम तारीफें करता हूँ कि प्रिंट मीडिया फिर भी सच छाप देता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो कुछ नहीं छापता। भारत के लिए गैस के लिए दहशत फैलाने वाले सचेत हो जाए मोदी जी। गाँवों में 45 दिन गैस के बाद ही गैस की बुकिंग करा सकेंगे।
पता चल गया ना। अगर किल्लत नहीं है तो भाई 45 दिन का टाइम क्यों दे रहे हो? 15 दिन में गैस सिलेंडर बुक होता था, 2-3 दिन आने में लग जाते थे, 15 से 18 दिन में 20 दिन के अंदर आ जाता था। अगर ये हालत नहीं थी तो आपने 45 दिन का टाइम क्यों रखा? कमर्शियल्स के लिए ये रहा इधर। होटल रेस्तरां को वैकल्पिक ईंधन इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अगर बात शॉर्टेज नहीं है तो क्यों आप सलाह दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं ना। और ये दूसरे पेज में ये आज लगातार अखबारों ने छापा इस बारे में। ये रहा एक और पेज में आपको दिखाता हूँ, पूरा भरा पड़ा है इस अखबार सारी चीज़ों से। किधर गया? ये रहा। तमाम होटल रेस्टोरेंट और उनको सबको जो है बोल दिया गया भैया गैस नहीं है। ये देखिए कितनी भयंकर हालत है पूरे देश में। पूरा अखबार भरा पड़ा है, हर जगह 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 मारामारी हो रही है सिलेंडर की। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि शॉर्टेज ही नहीं है, अफवाह फैलाने पर ध्यान ना दें। ये अफवाह है भाई, जाके इन्हें समझाओ ना, पब्लिक के बीच में जाके खड़े होकर एक बार बोलो ना, तब पता चलेगा आपको कि आप अफवाह फैला रहे हो, क्या कर रहे हो। यही पब्लिक आपको अब दौड़ा दौड़ा के वापस भेजेगी। चिंता ना करिए, बहुत जल्दी ये मौसम आने वाला है। लोग गैस लेने जा रहे हैं और मतलब परेशान है, कहीं ना कहीं उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बुकिंग कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं जी। तो इसका क्या लग रहा है, आने वाले टाइम में कुछ समाधान होने वाला है? समाधान तो होगा, भी टाइम तो लगेगा समाधान होने में, क्योंकि सरकार के ऊपर जब चारों तरफ से दबाव पड़ेगा तो कोई समाधान का रास्ता तो निकलेगा। लेकिन ये जब कहते हैं ना समय रैचे से, मोदी जी के एक भाषण की बात मुझे बार बार याद आती है, मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूं। तो आपने ये समय क्यों नहीं भापा कि ऐसा समय भी आने वाला है कि गैस की शॉर्टेज होगी और पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज होगी? नहीं भापा गया ना, इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं, साफ साफ झूठ बोलते हैं। और जब आपको बार बार सचेत करा जा रहा था तब आपने विपक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया। राहुल गांधी जी बार बार सचेत कर रहे थे कि आने वाले टाइम में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, युद्ध का संकट गहरा रहा है, गैस की और इन सब चीज़ों की सप्लाई की शॉर्टेज होगी, पहले से वैकल्पिक व्यवस्था करके चलिए। लेकिन उनकी बातों पे अरे ये तो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये तो देश में पैनिक करना चाहते हैं, ये तो देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अब देख लिया ना तमाम देश ने, राहुल गांधी जी हर बात में सच्चे सिद्ध होते हैं। ना जाने कौन से ज्योतिष का उनके ऊपर है, कौन सी उनके परमात्मा की उनके ऊपर कृपा है, जो उनकी बात निकलती है मुझसे वो वास्तव में सच्ची साबित होती है। कोरोना काल में देख लीजिए, उन्होंने कहा था बहुत भयानक बीमारी सिद्ध होगी, आने वाले देश में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। 2019 में जब ये पहला बार कोरोना की आहट हुई थी, उन्होंने तभी सचेत कर दिया था। लेकिन वो अपने ऑपरेशन लोटस चलाने में लगे थे, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे रहे थे और तमाम देश कोरोना से जूझा। 2020 में उससे भी ज़्यादा भयानक स्थिति हुई थी, 44 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे कोरोना में। तब भी राहुल गांधी जी ने सचेत करा था कि समय रहते कदम उठा लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, क्योंकि उनके लिए तो विपक्ष है ना राहुल गांधी जी। उन्हें देश से मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ विपक्ष की बात काटनी है। संसद सत्र चल रहा है, यहाँ पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है सिलेंडर को लेकर इस तरीके? करेंगे भी नहीं वो, क्योंकि उनकी कमियां जाहिर हो जाएंगी ना। वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बात इधर से उधर ले जाएंगे, संसद का समय बर्बाद करेंगे और ठीकरा जो है राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता जो है उनके ऊपर फोड़ेंगे। और बार बार इस बात का हवाला दिया जाएगा, देखिए जी हम तो सार्थक चर्चा करना चाहते थे लेकिन विपक्ष ने सार्थक चर्चा नहीं करी। इससे बड़ी सार्थक चर्चा और कौन होगी कि आज पूरा देश जो है सिलेंडर के लिए, ईंधन के लिए जूझ रहा है। पुराने ज़माने में हम पहुँचने वाले हैं और पुराना ज़माना भी तब आएगा जब लोग भूल चुके हैं, ना चूल्हे हैं ना लकड़ी के वो है, कोई और अल्टरनेट है ही नहीं। अब कोयला मिलता नहीं है, लकड़ी मिलती नहीं है, केरोसिन मिलता नहीं है। और आज ही सरकार ने इस बात के लिए एक तरफ तो कहा था कि हम केरोसिन बंद कर देंगे, आज ही बोला कि हम केरोसिन का कोटा बढ़ाएंगे। यानी मान रहे हैं ना, दबी छुपी जमान पे मान भी रहे हैं कि हाँ किल्लत है। इन्हीं के एक मंत्री है निशिकांत दुबे, वो मंत्री नहीं है वो सांसद, उन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर तंज कसते हुए बोला कि पूरा देश जो है गैस की किल्लत से जूझ रहा है और ये देखिए आंदोलन करते हुए किस तरह से मजे कर रहे हैं। यानी साफ साफ उन्होंने स्वीकार कर लिया ना कि पूरा देश इससे जूझ रहा है, शॉर्टेज से, और हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं गेट पर बैठ के।